बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज पढ़ रहे हैं। बच्चों, यह पाठ आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे जो कि पिछले भाग पर आधारित है। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो कि साक्षात्कार से लिया गया है। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लई की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। यानी बच्चों, आप लोगों ने साक्षात्कार पढ़ा। साक्षात्कार पढ़ने के बाद आपके मन में धनराज पिल्लई जी की एक छवि उभरकर सामने आ रही होगी। यानी धनराज पिल्लई जी का जो व्यक्तित्व है उसकी विशेषताएं आपके सामने आ रही होंगी। उन विशेषताओं को आपको यहाँ पर लिखना है, उनका आपको वर्णन करना है। तो बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से देंगे। देखिए, साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्लई की यह छवि उभरती है जिसमें वह ऊपर से देखने में तुनक मिजाज, गुस्सैल और अव्यवहारिक लगते हैं, लेकिन अंदर से वे उतने ही सरल, नरम दिल और दूसरों का आदर करने वाले, परिश्रमी तथा अच्छे खिलाड़ी होने के साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, धनराज पिल्लई ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन लिख कीजिए। बच्चों, आप लोगों ने यह पाठ पढ़ा। इस पाठ में आपने देखा कि धनराज जी जो कि जमीन पर थे, यानी कि बहुत अधिक गरीब थे और बहुत अधिक गरीब होने के बावजूद भी संघर्ष करते हुए हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए और उन्हें बहुत शोहरत मिली। तो आपको इस प्रश्न में क्या करना है, उस यात्रा का ही वर्णन करना है जिससे कि वो जमीन से उठकर आसमान के सितारे बन गए। देखिए, धनराज पिल्लई एक निर्धन परिवार में जन्मे थे और उनमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि वे अपने खेलने के लिए एक स्टिक भी खरीद लें, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अपनी लगन, परिश्रम और धैर्य से हॉकी खेलने का निरंतर अभ्यास करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि 1985 में जूनियर हॉकी टीम में वो चुन लिए गए और अच्छे खेल प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 1986 में सीनियर टीम में डाल दिया गया। फिर स्थिति यह बनी कि इस ख्याति प्राप्त खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हॉकी के क्षेत्र में निरंतर सफलता प्राप्त करते चले गए। बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लई की इस बात का क्या अर्थ है? यानी आपको यह बताना है कि इस वाक्य के द्वारा, इस बात के द्वारा धनराज पिल्लई जी क्या बताना चाहते हैं। बच्चों देखिए, धनराज पिल्लई की बात का यह अर्थ है कि उसकी माँ ने उन्हें अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी थी, जिससे वे अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कभी भी घमंड का स्पर्श न कर सके और कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझे। धनराज पिल्लई ने अपनी माँ की सीख का हरदम सम्मान किया था। बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, जो कि साक्षात्कार से आगे से लिया गया है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। बच्चों, ये जो ध्यानचंद जी हैं, ये भी हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें कि हम हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यह बताना है कि ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। तो बच्चों देखिए इस प्रश्न का उत्तर। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें हॉकी खेलने की अद्भुत क्षमता और दक्षता हासिल थी। जब वे हॉकी खेलते थे तब उनकी हॉकी खेलने की शैली और उनके द्वारा बनाए जाने वाले गोलों की संख्या उन्हें विलक्षण बनाती थी। उनकी हॉकी की जादूगरी देखकर विपक्षी उनकी स्टिक पर शक करने लगते थे, इसलिए कई बार उनकी स्टिक की जांच कराई गई। उनकी स्टिक से गेंद इस तरह चिपककर खेल के मैदान में आगे बढ़ती रहती थी कि विपक्षी दांतों तले अंगुली दबाकर रह जाते थे, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा
जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, किन विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? बच्चों, ये जो हॉकी है ये हमारा भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। तो आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण हॉकी को ही हम हमारे देश का राष्ट्रीय खेल मानते हैं। देखिए, हॉकी का खेल काफ़ी पहले के समय से भारत में खेला जाता रहा है। इसे राजा महाराजाओं से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी बड़े चाव से खेला करते थे। आज भी इस खेल के प्रति रुचि देश और विदेशों में बनी हुई है। इस खेल को खेलने में अधिक पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पुराने ज़माने के लोग पेड़ों की टहनियों से इस खेल को खेला करते थे। यह खेल वर्षों से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। यह सीमित संसाधनों में खेले जाने वाला खेल है, यानी इस खेल को खेलने के लिए हमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि अनुमान और कल्पना पर आधारित है। देखते हैं क्या है। यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्लई की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, ये जो वाक्य बताया गया है जो कि धनराज पिल्लई जी कह रहे हैं, क्या आप धनराज पिल्लई जी की इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों है। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, हम धनराज पिल्लई जी की इस बात से सहमत हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। बच्चों, यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि धनराज को स्वयं जितनी शोहरत मिली थी उतना पैसा प्राप्त नहीं हुआ था। वे काफ़ी समय तक आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफ़र करते रहे, जिसे देखकर लोग हैरान होते थे। और हमारे देश में कई व्यक्तियों के भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां प्रसिद्ध व्यक्तियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है, जैसे कि प्रेमचंद, मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का उदाहरण ले सकते हैं। इन जैसे महान व्यक्तियों का जीवन भी आर्थिक तंगी से व्यतीत हुआ है, जबकि इनके नाम बहुत अधिक प्रचलित थे। इनके नामों में बहुत ज़्यादा शोहरत थी, बच्चा बच्चा इनके नामों को जानता है, लेकिन फिर भी इनका जीवन आर्थिक तंगी में ही व्यतीत हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? बच्चों बताइए, यह आपसे ही पूछा जा रहा है। अगर हम गलती करते हैं तो हम अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, तो यह हमारे लिए आसान होता है या मुश्किल? देखिए, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमारा अहम सामने आ जाता है, यानी हमारा अहम हमें माफ़ी नहीं मांगने देता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? यानी आप लोगों के आसपास जो लोग रहते हैं उनसे गलती हो जाती है तो क्या वो माफ़ी मांग लेते हैं? देखिए, नहीं, हमारे आसपास के लोग जल्दी से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मांग पाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि आसान क्या है और मुश्किल क्या है। माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या फिर माफ़ करना? इन दोनों में से कौन सी स्थिति आपके लिए सरल होती है, कौन सी कठिन होती है? देखिए, माफ़ी मांगना माफ़ करने से ज़्यादा मुश्किल होता है। माफ़ी मांगने में हमें अपने अहम को झुकाना पड़ता है और यह कार्य हर किसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन समस्त प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और यहीं पर याद हो गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।